नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल 3। तो देखिए बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट है। सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। फिर करंट लाइबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज़ एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। याद रखने वाली बात है कि 3 हेड है यहाँ पे, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। अब यहाँ इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ की बात है ना, तो इक्विटी तो आएगा ही, इसीलिए शेयर होल्डर फंड आ गया। शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस। और दूसरा था कि इक्विटी एंड लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी तो आएगा ना, तो लाइबिलिटी को सेग्रीगेट करके लिखते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में एक ही लाइबिलिटी आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और करंट लाइबिलिटी में, अब चूंकि नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स था, तो करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होगा। और ट्रेड पेबल तो यूजुअली से बात है कि करंट लाइबिलिटी में आएगा ही। जैसे ट्रेड पेबल्स आ गया, तो कुछ और भी अदर आइटम्स होंगे, इसीलिए उसको ऐड करके अदर करंट लाइबिलिटीज भी डालें। अब कुछ कुछ प्रोविजन भी हम लोग बनाते हैं, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में डाल देंगे। ओके, क्योंकि प्रोविजंस और लाइबिलिटी तो मिक्स नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्रोविजन को अलग करके लिखें शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। दोबारा से एनालाइज करें इस इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ को, तो देखिए इक्विटी एंड लाइबिलिटी, एक तो इक्विटी का आएगा इन्फॉर्मेशन, एक लाइबिलिटी का इन्फॉर्मेशन आएगा। लाइबिलिटी में भी दो तरह का लाइबिलिटी आएगा, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। यहाँ पर देखिए कैसे लिखे हैं। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, क्योंकि इक्विटी लिखा था इसलिए शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर लाइबिलिटी था, तो लाइबिलिटी का मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आता है। करंट लाइबिलिटी में, तो अगर नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, तो करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग होगा। प्लस ट्रेड पेबल तो करंट लाइबिलिटी में ही आता है। उसके बाद कुछ कुछ ऐसा भी करंट लाइबिलिटी होगा जो कि ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में नहीं आएगा, तो वो अदर करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा। इसके अलावा कुछ प्रोविजंस होते हैं, प्रोविजन को हम लोग लाइबिलिटी से मिक्स तो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग प्रोविजन को अलग लिखते हैं, इसीलिए शॉर्ट टर्म प्रोविजंस लिख दिए। अब यहाँ बैलेंस शीट का एक पार्ट जो कि इक्विटी एंड लाइबिलिटी है वो खत्म हो गया। आपको मैंने याद रखने का लॉजिक बता दिया है, उसी से याद रखो। अब आते हैं नोट्स ऑफ अकाउंट्स में। अब जब हम लोग इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में सबसे पहला शेयर फोल्डर फंड में शेयर कैपिटल लिखते हैं, तो शेयर कैपिटल में कैसे कैसे डिस्क्लोजर देना है, नोट्स टू अकाउंट में देखते हैं। शेयर कैपिटल में सबसे पहले लिखेंगे ऑथराइज कैपिटल कितना है, और ऑथराइज कैपिटल में से हम लोग इशू, सब्सक्राइब या कॉल्ड अप कितना हुआ है, ये हम लोगों को डिस्क्लोज करना पड़ता है। सबसे पहले लिखते हैं ऑथराइज कैपिटल, फिर लिखते हैं इशूड, सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप कैपिटल। उसमें से लेस करते हैं कॉल्स इन अरियर। याद रखिएगा, अगर आपने कुछ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश में इशू किया है, कुछ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश में इशू किया है, तो वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। कहाँ पर? इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप शेयर कैपिटल के पास। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मेट है शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट में। अब रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें, तो रिजर्व एंड सरप्लस में हर तरह का रिजर्व यहाँ पर आता है। जैसे कैपिटल रिजर्व हो गया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व हो गया। तो आपको हर चीज़ लिखना है। याद रखिएगा, जनरल रिजर्व में हम लोग एडिशन करते हैं। जो भी चीज़ हम लोग पीएनएल से ट्रांसफ़र करते हैं जनरल रिजर्व को, तो जनरल रिजर्व में तो ऐड होगा। अगर हम लोग पीएनएल से लेस करके जीआर में भेज रहे हैं, तो जीआर में तो ऐड करना पड़ेगा ना, वही यहाँ पर ऐड किए हैं। साथ ही साथ रिजर्व एंड सरप्लस में पीएनएल भी आता है, क्योंकि पीएनएल भी तो एक तरह का रिजर्व है, इसीलिए पीएनएल का बैलेंस प्लस सरप्लस लेस अप्रोप्रिएशन हम लोग जनरल रिजर्व एंड सरप्लस में लिखते हैं। ओके, अब बात करेंगे हम लोग तीसरा, नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आता है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर क्या क्या आएगा? जो लंबा लंबा बोरोइंग्स है, जैसे कि डिवेंचर। डिवेंचर तो बहुत दिन बाद हम लोग पे करेंगे, इसलिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। अब यहाँ पर सिक्योर्ड ऑन प्लांट एंड मशीनरी, इस तरह का आपको लिखना पड़ेगा। किसके लिए सिक्योर्ड है ये आपको लिखना पड़ता है, ये दिस इज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बैंक भी पढ़ेगा, तो उस समय तो वो भी देखेगा कि कौन सा एसेट किसके लिए सिक्योर है। तो यहाँ पर हम लोग डिवेंचर लिखें। फिर टर्म लोन तो बहुत दिनों का आता है, वो भी लिखते हैं। पब्लिक डिपॉजिट जो होता है वो भी बहुत दिनों का आता है, तो उसको भी लिखते हैं। लॉजिक पकड़िए, तभी आपको ये चीज़ याद रहेगा। फिर अगला है करंट लाइबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरिंग। अब देखते हैं करंट लाइबिलिटीज के अंदर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का क्या है। शॉर्ट टर्म बोरिंग जो जल्दी चुकता कर देंगे, एक साल के अंदर चुकता कर देंगे। तो एक साल के अंदर क्या क्या चुकता कर देंगे? बैंक में जो नेगेटिव बैलेंस है वो एक साल के अंदर चुकता हो जाएगा। फिर डायरेक्टर से जो लोन लिए हैं उसको तुरंत दे देंगे। याद रखिएगा, डायरेक्टर से जब लोन लेते हैं या फिर डायरेक्टर को जब लोन देते हैं तो तुरंत दे देते हैं और तुरंत ले लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टर तो अपना आदमी है ना, तुरंत लेना देना हो जाता है। इसीलिए जो लोन हम लोग डायरेक्टर से दिए हैं उन लोग हम शॉर्ट टर्म बोरिंग से हम लोग तुरंत लौटा देंगे। सब्सिडरी कंपनी से भी जो लोन लेते हैं वो तुरंत लौटा देते हैं, क्योंकि ये सब पैसा हम लोग अपना पैसा है, हम लोग क्यों रखेंगे अपने पास। ओके, ये लॉजिक है। अब आगे बढ़ते हैं ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में
क्रेडिटर्स आते हैं, तो लेकिन आपको यहाँ पर क्रेडिटर्स फॉर गुड्स अलग से दिखाना पड़ेगा, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस अलग से दिखाना पड़ेगा, ताकि पता चल सके ना कि गुड्स का क्रेडिटर कितना है और एक्सपेंस का कितना है, क्योंकि एक्सपेंस तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, तो फिर एक बार ट्रैक रखना ज़रूरी होता है। इसीलिए हम लोग क्रेडिटर फॉर गुड्स अलग से लिखते हैं और क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस अलग से लिखते हैं। इन एडिशन आपको बिल्स पेबल भी लिखना पड़ता है, बिकॉज ट्रेड पेबल में बिल्स पेबल तो आता ही है। अब हम लोग अदर करंट लाइबिलिटीज़, ऐसा करंट लाइबिलिटीज़ जो कि कहीं पर भी नहीं आया, जैसे कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में भी नहीं आया, ट्रेड पेबल्स में भी नहीं आया, तो कहाँ पर आएगा? अब अदर करंट लाइबिलिटीज़ में फेंक दो, जैसे कि इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, आपको ये बताना पड़ेगा। फिर अनक्लेम डिविडेंड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये है अदर करंट लाइबिलिटीज जो आपको शो करना पड़ेगा, जो आप कहीं भी नहीं शो कर पा रहे हो, या अदर करंट लाइबिलिटीज में ठूस दो। अगला है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, यहाँ पर प्रोविजन की बात आता है, तो यहाँ पर अगर प्रोविजन फॉर टैक्स ज़्यादा है और आपने एडवांस टैक्स कम पे किया है, तभी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन में लिखते हैं। नहीं तो अगर एडवांस टैक्स ज़्यादा होता, प्रोविजन फॉर टैक्स कम होता, तब हम लोग इसे ही लिखते लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होता है। सिंस यहाँ पर एडवांस टैक्स कम है, प्रोविजन ज़्यादा है, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हम लोग डाल देते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस एडवांस टैक्स। इसके साथ प्रपोज डिविडेंड भी होता है, तो उसको भी हम लोग यहीं पर लिखते हैं। ओके, अनक्लेम डिविडेंड जो था वो अदर करंट लायबिलिटीज में था, लेकिन प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड तो प्रपोज किया लेकिन दिए नहीं है, उसको हम लोग लिखते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। अब लाइबिलिटी साइड तो पूरा हो गया, अब एसेट साइड लिखते हैं। एसेट साइड, जैसे लाइबिलिटी में करंट लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटी लिखे थे, वैसे एसेट का भी हक बनता है कि वो नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स लिखे, इसीलिए यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स लिखे हैं। नॉन करंट एसेट्स में देखिए, एसेट जब भी नाम आता है ना, तो हमेशा याद आता है फिक्स्ड एसेट, मशीन, लैंड, इसीलिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं पीपीई, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट एज पर AS10, जिसमें कि हम लोग सेग्रीगेट करके लिखते हैं कि टेंजिबल कितना है, इनटेंजिबल कितना है। फिर नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले लिखें पीपीई, टेंजिबल, इंटेंजिबल, फिर लिखते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। चूंकि यहाँ पर नॉन करंट एसेट है, तो एसेट तो इन्वेस्टमेंट भी होता है, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी हम लोग यहाँ पर लिखें। फिर यहाँ पर एक चीज़ है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, देन लास्ट में अदर नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर सबसे पहले पीपीई, पीपीई के अंदर टेंजिबल, इंटेंजिबल, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि नॉन करंट एसेट्स में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आएगा। फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी आपको यहाँ लिखना है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में क्या आता है, याद रखिए, जब एडवांस टैक्स हम लोग ज़्यादा दे देते हैं तो वो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होता है, तो एडवांस टैक्स लेस प्रोविजन, ये आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। और लास्ट में जब किसी में नहीं आया तो वो अदर नॉन करंट एसेट्स में हम लोग डाल देते हैं। अब करंट एसेट्स की बात करें तो सबसे पहले जब नॉन करंट एसेट्स लिख रहे थे तो वहाँ पर लिख रहे थे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर करंट इन्वेस्टमेंट लिखना पड़ेगा, इसलिए करंट एसेट्स के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट लिखे। अब जैसे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो इन्वेंट्री अगला आएगा, इन्वेंट्री, ट्री फॉर ट्रेड रिसीवेबल आएगा अगला। अब रिसीवेबल तो अगला आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब ऊपर में यानी नॉन करंट एसेट्स में हम लोग लिखे थे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो करंट एसेट्स में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस लिखना ज़रूरी होगा। और यहाँ पर भी अदर करंट एसेट्स डाल देंगे, जो किसी में नहीं आएगा वो अदर करंट एसेट्स में आएगा। तो फिर से एनालाइज करते हैं एसेट वाले हेड को। एसेट जैसे हम लोग लाइबिलिटी में नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी लिखे थे, उसी तरह एसेट में भी नॉन करंट एसेट और करंट एसेट लिखेंगे। सबसे पहले नॉन करंट एसेट में पीपीई लिखते हैं, पीपीई, टेंजिबल, इंटेंजिबल, फिर सिंस नॉन करंट एसेट है तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी आएगा, और फिर जो किसी में नहीं आया वो अदर करंट नॉन करंट एसेट में आएगा। फिर जैसे नॉन करंट एसेट पूरा हो गया, वैसे करंट एसेट भी पूरा करेंगे। करंट एसेट में सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, चूँकि नॉन करंट एसेट में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिखे थे, तो करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, तो करंट इन्वेस्टमेंट लिखे। फिर इन्वेस्टमेंट तो अगला आएगा इन्वेंट्री, ट्री तो अगला आएगा ट्रेड रिसीवेबल, रिसीवेबल तो अगला आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब सिंस नॉन करंट एसेट्स में हम लोग लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस लिखे थे, तो करंट एसेट्स में हम लोग शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस लिखेंगे, और फिर लास्ट जो किसी में नहीं आता वो अदर करंट एसेट्स में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका नोट्स टू अकाउंट देखते हैं। टेंजिबल एसेट जब आप लिखिएगा तो टेंजिबल एसेट्स में लैंड पे डिप्रिसिएशन के अलावे लैंड लिखिएगा, बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगा के लिखिएगा, प्लांट पर डेप्रिसिएशन लगा के लिखिएगा। अब इनटेंजिबल की बात करें तो ये सो सिंपल, जो भी इंटेंजिबल एसेट होता है उसको हम लोग ऐड करके लिख देते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में जो भी इन्वेस्टमेंट बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, याद रखिएगा जब इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर लिखें तो फेस वैल्यू भी लिखिएगा, मार्केट वैल्यू भी लिखिएगा, दिस इज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। फिर इन्वेस्टमेंट अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो वो भी लिखिएगा, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप है, यानी जितना भी लंबा लंबा इन्वेस्टमेंट है उसको आप नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में डाल दीजिएगा। अब लोन्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में तो आपको मैंने बता दिया कि जब एडवांस टैक्स बड़ा रहता है प्रोविजन ऑफ टैक्स से, तो एडवांस टैक्स माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स हम लोग लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में लिखते हैं। फिर अगला आता है कि अदर नॉन करंट एसेट, अगर अदर नॉन करंट एसेट है
तो ये देखिए एक नकली एसेट है, इसमें कोई एसेट है नहीं। वैसे हम लोग जो पहले एक्सपेंस खर्चा किए थे उसी को हम लोग यहाँ राइट ऑफ कर रहे हैं, जैसे कि शेयर इशू एक्सपेंस, अंडर राइटर कमीशन, तो अब वही हम लोग यहाँ लिखते हैं। यहाँ याद रखिएगा कि यहाँ जो अंडर राइटर कमीशन है ये हम लोग एमोटाइज कर रहे हैं। अगर 12 मंथ से ज़्यादा है तो यहाँ नॉन करंट एसेट में लिखेंगे। अगर यही चीज़ अगर 12 मंथ से कम होता, यानी कि अंडर राइटर कमीशन एमोटाइज कर रहे होते 12 मंथ से कम होता, तो उसे हम लोग अदर नॉन करंट एसेट्स के बजाय अदर करंट एसेट्स में डाल देते हैं। अदर नॉन करंट एसेट्स के बजाय अदर करंट एसेट में डाल देते हैं। अब करंट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट में आता है। इन्वेंट्री की बात करें तो रॉ मटेरियल, WIP, FG, लूज टूल्स, गुड्स इन ट्रांजिट, हर चीज़ हम लोग इन्वेंट्री में ऐड करते हैं। फिर ट्रेड रिसीवेबल की बात करें तो डेटर, अगर डेटर 6 महीना के अंदर का वाला है तो उसको भी हम लोग लिखेंगे, और अदर्स सेग्रीगेट करके लिखेंगे। दिस इज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, उससे से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है। इन एडिशन बिल्स रिसीवेबल भी आएगा, जैसे ट्रेड पेबल में बिल्स पेबल आया था, जैसे ट्रेड रिसीवेबल में बिल्स रिसीवेबल भी आएगा। कैश एंड बैंक में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस में ऐसा लोन एंड एडवांसेस जो 1 साल में ही हम लोग सेटल कर लेंगे, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस 1 साल के अंदर सेटल हो जाएगा। स्टाफ एडवांसेस 1 साल के अंदर सेटल हो जाएगा। एडवांस टू सप्लायर 1 साल के अंदर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि सेटल हो जाएगा। लोन टू डायरेक्टर, अपना आदमी को लोन दे रहे हैं तो 1 साल के अंदर सेटल हो जाएगा। ठीक है। फिर अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स जो कहीं नहीं आता वो यहाँ आता है। और याद रखिएगा अदर करंट एसेट्स और अदर करंट लाइबिलिटीज़ में मोस्टली इंटरेस्ट आते हैं। जैसे अदर करंट लाइबिलिटीज़ में भी हम लोग वही लिखे थे, इंटरेस्ट एक्रूड एंड नॉट ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। तो यहाँ पर हम लोग यही लिखे हैं, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन वेंचर्स, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिपॉजिट्स, शेयर इशू एक्सपेंस, एमोटाइज विद इन 12 मंथ। जैसे आपको मैंने बताया था कि अदर नॉन करंट एसेट्स में कौन सा अंडरराइटर कमीशन जाता है, जिसको एमोटाइज करने में 12 मंथ से ज़्यादा लग रहा है, और जिसको एमोटाइज करने में 12 मंथ से कम लग रहा है वो अदर करंट एसेट्स में जाता है। चलिए बैलेंस शीट का एक बार फास्ट रिकैप करते हैं। बैलेंस शीट में 2 हेड आता है, एक लाइबिलिटी और एसेट। लाइबिलिटी में लिखते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, और दूसरा लिखते हैं एसेट्स। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी का इन्फॉर्मेशन आएगा और लाइबिलिटी का इन्फॉर्मेशन आएगा। तो इक्विटी का इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले लिखते हैं शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में हम लोग ऑथराइज कैपिटल भी लिखते हैं, इशूड सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप कैपिटल भी लिखते हैं, उसमें से कॉल सीनियर को लेस कर देते हैं। अब रिजर्व एंड सरप्लस लिखते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में सारा रिजर्व एंड सरप्लस आता है। लेकिन यहाँ याद रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब जनरल रिजर्व लिखेंगे तो जनरल रिजर्व में एडिशन भी करते हैं। वो कौन सा एडिशन होता है, जब PNL अकाउंट से हम लोग कुछ ट्रांसफ़र करते हैं जनरल रिजर्व में, तो वही जो ट्रांसफ़र किए वो जनरल रिजर्व में ऐड होकर दिखाता है। और यहाँ पर PNL का भी बैलेंस हम लोग लिखते हैं एडिंग सरप्लस लेसिंग अप्रोप्रिएशन के बाद। ठीक है। अब हम लोग सिंस इक्विटी की बात हो गई, अब लाइबिलिटीज़ की बात हुई, तो लाइबिलिटीज़ में हम लोग सेग्रीगेट करके लिखते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आता है, और करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आएगा, ट्रेड पेबल आएगा, अदर करंट लाइबिलिटी आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन आएगा। जब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में हम लोग क्या लिखते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में हम लोग जो लंबा लंबा बोरिंग्स जैसे कि डिवेंचर, वो तो 20-20 साल के बाद हम लोग रिडीम करते हैं, तो वो डिवेंचर हम लोग यहाँ लिखेंगे। टर्म लोन लिखते हैं, पब्लिक डिपॉजिट भी हम लोग बहुत दिन बात करते हैं तो उसको भी यहाँ पर लिखते हैं। अब डिवेंचर में किसके सिक्योर है ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। ठीक है। अब करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर, सिंस नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग था, तो करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर शॉर्ट टर्म बोरिंग होगा। तो यहाँ शॉर्ट टर्म बोरिंग में क्या होगा, जो भी बोरिंग्स हम लोग 1 साल के अंदर सेटल कर लेते हैं, जैसे कि बैंक OD, बैंक का नेगेटिव बैलेंस 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। लोन फ्रॉम डायरेक्टर, डायरेक्टर अपना आदमी है, उसको जल्दी से उसका जो लिए हैं जल्दी से लौटा देंगे। सब्सिडरी कंपनी भी अपना आदमी है, उसको जल्दी से लौटा देंगे, तो 1 साल के अंदर हो जाएगा, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में डालेंगे। फिर ट्रेड पेबल, बिजनेस खोले हैं तो ट्रेड पेबल तो आएगा ही, तो ये करंट लाइबिलिटी है। तो यहाँ पर क्रेडिटर फॉर गुड्स, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस आपको सेग्रीगेट करके लिखना पड़ता है ताकि बेटर ट्रैक हो सके हम लोगों की कंपनी में। फिर आपको बिल्स पेबल तो ऐड करना ही पड़ता है क्योंकि दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ ट्रेड पेबल। फिर अगली बात करें तो आप अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज और अदर करंट एसेट्स में, अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट एसेट्स में यहाँ मोस्टली इंटरेस्ट आता है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग इंटरेस्ट एक्रूड एंड नॉट ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। फिर अनक्लेम डिविडेंड, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। याद रखिएगा जब क्वेश्चन में आपको डिवेंचर देगा तो डिवेंचर तो जाएगा लॉन्ग टर्म बोराइंग्स में, लेकिन जो डिवेंचर का इंटरेस्ट होगा वो जाएगा अदर करंट लाइबिलिटीज़ में। कहाँ पर, इंटरेस्ट एक्रूड एंड नॉट ड्यू, या फिर इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। ओके। अब लास्ट है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन देखिए हम लोग प्रोविजन तो रखेंगे ही, लेकिन प्रोविजन लाइबिलिटी से मिक्स तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्रोविजन को हम लोग अलग से लिखते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन यहाँ पर क्या आता है, प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर एडवांस टैक्स से ज़्यादा रहे तो ही हम लोग यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में लिखते हैं। नहीं तो अगर एडवांस टैक्स शॉर्ट प्रोविजन फॉर टैक्स से ज़्यादा रहे तो फिर इसको लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस में डाल देते हैं। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ऑब्वियस बात है कि प्रोविजन फॉर टैक्स ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस एडवांस टैक्स। इसके साथ शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रपोज डिविडेंड भी आता है। प्रपोज डिविडेंड यानी डिविडेंड तो प्रपोज कर दिए लेकिन अभी तक बांटे नहीं है, तो ये तो हम लोग का प्रोविजन है, तो उसको भी हम लोग यहाँ लिखते हैं। अब हम लोग आते हैं एसेट्स पे। तो जिस तरह से हम लोग लाइबिलिटीज़ को बांटे थे नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी में, उसी तरह से एसेट्स को बांटेंगे नॉन करंट एसेट्स में और करंट एसेट्स में। नॉन करंट एसेट्स में
पीपीई आएगा, पीपीई में टेंजिबल इंटेंजिबल, फिर आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर आएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, फिर अदर नॉन करंट एसेट्स। फिर करंट एसेट्स में आएगा, जैसे कि नॉन करंट एसेट्स में आया था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट आएगा। जैसे इन्वेस्टमेंट आया वैसे इन्वेंट्री भी आएगा, इन्वेंट्री आया तो ट्रेड रिसीवेबल भी आएगा, जहाँ रिसीवेबल अब आया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा। और सिंस हम लोग नॉन करंट एसेट्स में लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस था, तो करंट एसेट्स में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आएगा। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट करंट एसेट्स में अदर करंट एसेट्स भी आ जाएगा, जो कहीं नहीं आता वो यहाँ आता है। तो ठीक है, अगर एसेट्स के नोट्स टू अकाउंट हम लोग देखेंगे तो टेंजिबल एसेट्स में हम लोग हर चीज़ को बुक वैल्यू पे लिखते हैं। उसके बाद इंटेंजिबल में जो भी इंटेंजिबल दिया होगा जोड़ के लिख देंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में जो भी इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने किया है लॉन्ग टर्म के लिए वो लिखेंगे। लेकिन याद रखने वाली बात है कि डिवेंचर अगर रहा तो फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू दोनों ही लिखिएगा, ये डिस्क्लोजर है। फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में जब एडवांस टैक्स ज़्यादा होता है प्रोविजन फॉर टैक्स, तभी हम लोग इसमें लिखते हैं एडवांस टैक्स माइनस प्रोविजन ऑफ टैक्स को हम लोग लिख देंगे लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस में। फिर अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर नकली एसेट्स होता है, जो कि एसेट नहीं है लेकिन हम लोग एक्सपेंस को राइट ऑफ करें, जैसे कि शेयर इशू एक्सपेंस, अंडर राइटर कमीशन। अगर अंडर राइटर कमीशन आपका 12 मंथ से ज़्यादा का अमोटाइज कर रहे हैं तब अदर नॉन करंट एसेट्स में जाएगा। लेकिन अगर यही अंडर राइटर कमीशन को 12 मंथ से कम में अमोटाइज कर रहे होते तो अदर करंट एसेट्स में जाता। ठीक है, अब करंट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट चला जाएगा। इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, लूज टूल्स, GIT सब आता है। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर अगर 6 मंथ से कम का है तो वो लिखिएगा, अगर अदर है तो वो लिखिएगा, उसमें से लेस कर दीजिएगा PDD, याद रखिएगा। फिर बिल्स रिसीवेबल भी आता है ट्रेड रिसीवेबल में, तो इसको भी याद रखिएगा। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश बैंक को जोड़ दीजिएगा। फिर शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस में देखें तो ऐसा लोन एंड एडवांसेस जो कि एक साल के अंदर सेटल कर लेंगे, जैसे कि स्टाफ का एडवांस, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस, जैसे कि सप्लायर का एडवांस, जैसे कि डायरेक्टर को लोन। फिर अदर करंट एसेट्स में इंटरेस्ट आता है, जैसे कि अदर करंट लाइबिलिटीज में भी इंटरेस्ट आ रहा था, यहाँ पर भी इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन डिपॉजिट्स, शेयर इशू एक्सपेंस। लेकिन यहाँ शेयर इशू एक्सपेंस वही होता है जो कि अमोटाइज करते हैं 12 मंथ से पहले। तो यहाँ पर हम लोगों का बैलेंस शीट खत्म होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे PNL की ओर। PNL में दो साइड होता है, एक टोटल रिवेन्यू, टोटल एक्सपेंस। तो टोटल रिवेन्यू में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, यानी जो हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं उससे कितना रिवेन्यू आ रहा है उसको हम लोग लिखते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसके अलावा जो अदर इनकम आता है, जैसे कि इंटरेस्ट आ रहा है या फिर कुछ और इनकम है तो उसको अदर इनकम में डाल देते हैं। ये हो गया टोटल रिवेन्यू, दिस इज सो सिंपल। अब टोटल एक्सपेंस में याद रखने का ट्रिक है, देखिए आपको एक्सपेंस साइड को याद करने के लिए एक ट्रिक है, एक एग्जाम्पल को समझना पड़ेगा। जैसे कि एक ट्रू बिजनेसमैन, अगर उसके पास बहुत सारा एम्प्लॉय उसका आता है और उससे मांगता है कि मेरा पगार दो पहले, मेरा पगार दो पहले, तो वो ट्रू बिजनेसमैन है, वो सबसे पहले प्रायोरिटी में क्या रखेगा, वो सबसे पहले देखेगा कि जो मटेरियल वो कंज्यूम किया उसका कॉस्ट कितना है, उसका सबसे प्रायोरिटी में यही बात रहेगा। उसके बाद वो देखेगा कि मेरा इन्वेंट्री में चेंजेस कितना हुआ है, उसके बाद फिर एम्प्लॉय का बात आएगा, उसके बाद फिर किसी और का बात आएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो उसका सबसे प्रायोरिटी है वो है इसका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, वो उतना मटेरियल जो कंज्यूम किया उसका कॉस्ट कितना है। उसके बाद चेंजेस इन इन्वेंट्री कि फिनिश गुड और WIP में कितना चेंज हुआ है, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर एम्प्लॉय आता है, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस उसके बाद लिखेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट वगैरह जो आता है उसके बाद आएगा, उसके बाद डेप्रिसिएशन आएगा, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस आएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फिर लिखते हैं चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, फिर लिखते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिर लिखते हैं फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या फिर इंटरेस्ट एक्रू हुआ है या इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, वो आता है फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। डेप्रिसिएशन में क्या आता है बताने की जरूरत नहीं है। अदर एक्सपेंसेस में क्या आता है, जितना भी एक्सपेंस इसके अलावा आते हैं वो अदर एक्सपेंसेस में आते हैं। ठीक है, जब हम लोग का टोटल रेवेन्यू आ गया, टोटल एक्सपेंस आ गया, तो लेस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, PBT आएगा। उसके बाद हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर लेस करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर लेस करेंगे तो PNL फॉर पीरियड आ जाएगा। तो एक बार फिर से रैपिड रिवीजन करते हैं PNL का। सबसे पहले टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस ही पर्पस होता है PNL का। तो सबसे पहले टोटल रिवेन्यू में देखेंगे तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना रिवेन्यू कमाए हैं, प्लस अदर इनकम, अदर इनकम मतलब इसके अलावा जितना इनकम कमाए हैं। ये को टोटल रिवेन्यू। टोटल एक्सपेंस की बात करें तो आपको एक एग्जांपल याद रखना पड़ेगा कि ट्रू बिजनेसमैन के पास बहुत सारा एम्प्लॉय आया है, एम्प्लॉय अपना पगार मांग रहा है, तो ये इसके लिए प्रायोरिटी वाला बात रहेगा कि मेरा मटेरियल कितना यूज़ हुआ है, पहले ये देखेंगे, फिर देखेंगे कि इन्वेंटरी में कितना चेंज हुआ ये देखेंगे, फिर एम्प्लॉय लोग को देखेंगे, फिर बाद में इंटरेस्ट वगैरह देखेंगे, उसके बाद फिर डेप्रिसिएशन देखेंगे, उसके बाद फिर अदर एक्सपेंसेस देखेंगे। उसी ऑर्डर में हम लोग यहाँ पर भी लिखे हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट मटेरियल कंज्यूम में क्या क्या आता है, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस रिटर्न। फिर से ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेस प्लस कैरेज इनवर्ड लेस क्लोजिंग स्टॉक लेस रिटर्न, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेस प्लस कैरेज इनवर्ड लेस क्लोजिंग स्टॉक लेस रिटर्न। उसके बाद आएगा चेंजेस इन इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फिर आएगा, फिर देखेंगे कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कि कितना है उसको देना है, वेजेस कितना देना है, सैलरी। फिर देखना है फाइनेंस कॉस्ट यानी कितना इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लग रहा है, कितना इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन लग रहा है, कितना इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है, वो सब लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस, फिर टोटल एक्सपेंस आएगा। जैसे टोटल एक्सपेंस आएगा तो लेस कर देंगे तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद लेस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ करंट ईयर, वो भी लेस कर देंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर पीरियड आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल रिवीजन कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
क्वेश्चन आंसर इसका सॉल्व करेंगे। आई होप इससे आपको हेल्प हो। जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।